आज हम देखेंगे कि ये अचानक से सीज़फायर क्यों हुआ। जहां एक तरफ पाकिस्तान में कुछ लोग ये परसेप्शन दे रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की जंग एक रेसलिंग शो डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरह थी, जहां दो रेसलर्स सिर्फ एक शो करते हैं। एक ने तो यहां तक कह दिया कि ये सब ट्रंप को नोबेल प्राइज दिलवाने के लिए था। हम देखते हैं कि क्या यही सब कुछ हुआ उन चंद दिनों में, या उसका कोई और एस्पेक्ट भी है जो हमारी हिपोक्रेसी की नजर हो गया। हम सब जानते हैं कि ये कॉन्फ्लिक्ट इसराइल के हमले से शुरू हुआ। उस वक्त दुनिया के बहुत से सहाफ़ी ये कह रहे थे कि इसराइल के पास दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और ईरान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दुनिया को इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर बहुत भरोसा था। जब ये कॉन्फ्लिक्ट हमास के साथ शुरू हुआ था और वो अपने दिफा में कम कीमत रॉकेट फायर करते थे, तब भी हम देख सकते थे कि अगर इसराइल का आयरन डोम 99% भी एक्यूरेट काम करता है, तो भी वो 1% काफ़ी डेवस्टेटिंग था। जरा इमेजिन करें, अगर इतनी हाइट से एक नॉन एक्सप्लोसिव 6 इंच का पाइप भी किसी फैसिलिटी पर हिट करे, तो भी उसका इम्पैक्ट बहुत भयानक होगा। उसी लिए उस परसेंटेज को कंसिडर करते हुए इम्पैक्ट को पहले ही से कैलकुलेट किया जा सकता था, जो कि हमने प्रैक्टिकली देख भी लिया है। मगर इसराइल ने ईरान की ताकत को मिस कैलकुलेट किया और हमला कर दिया। ये बात इसराइल भी जानता था कि ईरान जवाब जरूर देगा, इसीलिए वो पहले से तैयार भी था। मगर दुनिया ने देखा कि ईरान ने वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से डिसीव किया और इसराइल को ऐसा जवाब दिया जिसकी ना तो इसराइल को तवक्का थी और न ही वेस्ट को। जैसा कि इसराइल ने डिजर्ट स्टॉर्म में 6 कंट्रीज को एक साथ शिकस्त दी और एयर सुपीरियोरिटी कायम की थी। इसीलिए उन्हें मालूम था कि दुनिया में ये उसूल कायम है कि जिसके पास एयर सुपीरियोरिटी हो, वो जंग में बढ़तरी रखेगा। इसी वजह से अमेरिका भी ये सोच रहा होगा कि ईरान के लिए इसराइल ही काफ़ी है। मजीद ये कि इसराइल के एयर डिफेंस के साथ इराक, सीरिया, सऊदी अरेबिया और जॉर्डन के एयर डिफेंस मौजूद हैं, और अगर फिर भी किसी मदद की ज़रूरत हुई तो अमेरिका अपने बेसिस से मदद फराहम कर सकता है। मगर इतने सेफ्टी मेजर्स के बावजूद ईरान से कॉन्फ्लिक्ट करने पर दुनिया को यह अंदाज़ा न था कि ये तमाम कैलकुलेशन फेल हो जाएंगी। अब जब इसराइल को अपनी बढ़तरी खोती हुई महसूस हुई, तो उसने अमेरिका को मजबूर करना शुरू किया कि वो इस जंग में शामिल हो। और ये पूरी दुनिया देख रही थी कि इसराइल अब अपनी बका की जंग लड़ने लगा है। अब उसे वो हमले याद नहीं रहे जो उसने गजा पर किए थे। अब वो मुल्क जो सिंगल हैंडेड ही पूरे अरब दुनिया पर अपना कंट्रोल और सुपीरियॉरिटी को प्रूव कर चुका था, अब दुनिया से मदद की उम्मीद लगा रहा था कि कोई मदद आए। अमेरिका भी ईरान की जानिब से इस तरह के रिस्पॉन्स की उम्मीद नहीं कर रहा था। इसलिए वो इतना तैयार नहीं था कि अफगानिस्तान और इराक की तरह ईरान पर हमला कर दे। क्योंकि ईरान ने साबित किया कि न तो उसने किसी पीस अग्रीमेंट को तोड़ा और वो अग्रीमेंट के लिए टेबल पर मौजूद था, मगर इसराइल की जानिब से उस पर जंग मुसल्लत की गई। इन सब बातों से अमेरिका की इमेज खराब हो रही थी। अब तो अमेरिका में अवाम ट्रंप के खिलाफ नजर आने लगी। रॉयटर्स के मुताबिक 79% अमरीकी अवाम ईरानियन रिटेलिएशन के खौफ में मुब्तला थे। मगर दुनिया ये भी जानती है कि अमेरिका में इसराइली लॉबी काफ़ी मजबूत है। इसलिए ट्रंप के लिए ये आसान नहीं था कि वो खुद को इस जंग से ज़्यादा देर तक सेपरेट रख सके। मगर ट्रंप ये भी जानते थे कि ईरान का केस इराक और अफगानिस्तान की तरह नहीं होगा कि अचानक हमला करके कंट्रोल हासिल कर लिया, जहां सामने से गन्स और आरपीजी से मुकाबला हो जिसे अमरीकी बेसिस बनाकर दबाया जा सके। It is not too late for the Iraqi military to act with honor and protect your country by permitting the peaceful entry of coalition forces to eliminate weapons of mass destruction. Our forces will give Iraqi military units clear instructions on actions they can take to avoid being attacked and destroyed. I urge every member of the Iraqi military and intelligence services, if war comes, do not fight for a dying regime. ईरान ज्योग्राफिकली चारों तरफ से पहाड़ों से कवर्ड है, जो उसे अटैकर से प्रोटेक्शन फराहम करता है। अगर अमेरिका ईरान में दाखिल हो भी जाता है और बेस बनाने में कामयाब भी हो जाता है, तो वो उसे दो बुनियादी रीजंस की बना पर कायम नहीं रख पाएगा। पहली वजह यह है कि जब तक आपके पास इलाके में लोकल सपोर्ट नहीं होती, आप इस इलाके को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसा कि अफगानिस्तान और इराक के केस में अमेरिका को लोकल सपोर्ट हासिल थी। अगरचा वो दुनिया को ये कह रहे थे कि ईरान की आवाम मौजूदा रिजीम से खुश नहीं है, मगर हकीकत में वो जानते थे कि ये सब उनका फैलाया हुआ प्रोपागेंडा है। दूसरी बात यह थी कि अमेरिका फौरन पहुंचकर एयर डिफेंस कायम नहीं कर पाता, और अगर ईरान उनके बेसिस पर अटैक करता तो अमेरिका उसे रोक नहीं सकता। ईरान के पास जवाज होता कि वो अपने होमलैंड का दिफा कर रहा है, इसलिए कोई इंटरनेशनल लॉ भी अमेरिका को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इसी वजह से अगर अमेरिका अपनी आर्मी को ग्राउंड पर भेजता तो ईरान एक डेथ ट्रैप होता। दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिका से बुराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता था, क्योंकि अगर अमेरिका ज़मीनी हमले के लिए न भी आए,
तब भी मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने बेसिस से वो ईरान पर हमला करता, और अगर ईरान उसका जवाब देता है तो उसका मतलब एक और कंट्री को जंग में शामिल करना है। और ये अमेरिका के लिए एक अच्छा ऑप्शन होता कि अगर फौरन हमला न भी किया जाए, तब भी वो एक तवील मुद्दत तक ईरान को मुश्किलात में रखता। मगर ये इसराइल को कबूल नहीं था। उसके अलावा ईरान चूंकि एक मुसलमान मुल्क है, इसलिए वो नहीं चाहेगा कि वो ऐसा कदम उठाए जिससे ये जंग मुहर्रम तक जा पहुंचे, क्योंकि इस्लाम में कुछ मोंथ्स में जंग नहीं की जा सकती, उनमें से मुहर्रम भी है। इसलिए ईरान और अमेरिका दोनों चाहते थे कि कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे ये जंग कुछ वक्त के लिए रुक जाए। अमेरिका ने इसराइल की बात मानते हुए ईरान पर हमला किया, मगर उसकी खबर ईरान को पहले ही दे दी ताकि ईरान को ऐसा लॉस न हो कि जिस पर ईरान को जवाब देना पड़े। हमला करते ही अनाउंस कर दिया गया कि हम ईरान से जंग नहीं चाहते, यहाँ तक कि रिजीम चेंज की बात भी दबा दी गई, जिससे मुमकिन शाह ईरान की उम्मीदें भी दम तोड़ गईं, जो ईरान में अपनी नई हुकूमत के ख्वाब देख रहे थे। अब जैसे कि हमने बताया कि ईरान भी नहीं चाहता था कि जंग को तवील किया जाए, जिसमें अमेरिका के साथ साथ और ममालिक भी ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हों, उसी लिए कतर को इत्तला दे दी गई ताकि ईरान के हमले को मुअस्सिर तरीके से रोका जा सके। अगर ईरान को वाकई ये हमला करना था, तो उसे अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स इस्तेमाल करना चाहिए था, जिनका मुकाबला आसानी से नहीं किया जा सकता। इसीलिए ट्रंप ने फौरन सीज़फायर का ऐलान कर दिया और ये पैगाम दिया कि अब जंग खत्म हो चुकी है। ये बात इसराइल के हक में नहीं थी कि अमेरिका इस तरह जंग से बाहर निकल जाए, उसीलिए उन्होंने जंग बंदी के बाद भी हमले जारी रखे, जिस पर ट्रंप ने इसराइल की सख्त तनकीद की। सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या अब रिजीम चेंज की कोशिश नहीं की जाएगी? उसका जवाब ये है कि ये जंगबंदी आर्जी है। दरअसल अमेरिका और इसराइल को अब वक्त चाहिए था कि वो दोबारा मंसूबा बंदी कर सकें। मगर यहाँ एक बात ज़रूर साबित हो गई कि ईरान ने अपने हथियारों से ज़्यादा अल्लाह पर भरोसा किया, और एक कमज़ोर कंट्री होने के बावजूद, जिस पर 1969 से सैंक्शंस हैं, उसने साबित किया कि अपने नज़रिए के कॉन्टेक्स्ट में वो बढ़तरी हासिल कर चुका है। जबकि इसराइल और अमेरिका को जंग बंदी की तरफ आना पड़ा, और अगर वो मजबूत पोजीशन में होते तो ईरान को सरेंडर करवा देते, जैसा कि ट्रंप कॉन्फ्लिक्ट के स्टार्ट में कोशिश कर रहे थे कि ईरान सरेंडर करे।